Why not double the sweetness and why not double the happiness? They were so kind कि उन्होंने बहुत सारे एरिया हमें एज ए तोहफे के तौर पर उन्होंने कहा कि आप ये ले लें। दोनों टीमों ने अपना जो असल रियल पावर उसको बाद में यूज किया। थोड़ा बहुत यूज तो है कि चलो कम कम्युनिकेशन है क्योंकि है सैटेलाइट डिवाइस। दुनिया जो है इन हक़ाइक़ से रेगुलरली आगाह हो। एक्चुअली अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ऊंची आवाज से सच को दबाने वाले भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी की चीनी मेहमान ने बोलती बंद करा दी। तिलकों की मूंछों वाले भारतीय साबिक जनरल बख्शी जवाबात सुनकर ही सुन्न हो गए। पाक चीन दोस्ती सालों की नहीं दहाइयों पर मुहित है, किसी भी तीसरे को इसमें आने की इजाजत नहीं देंगे। चीनी सफीर के हाथों भारतीय एंकर्स और तजियाकार की धुलाई की वीडियो खूब वायरल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सफारती मिशन माशी कामयाबी में तब्दील। अज़रबैजान से $2 अरब सरमायाकारी की डील। अज़रबैजान के जश्न आज़ादी की तकरीब में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ छाए रहे, महफिल लूट ली। भारतीय शिकस्त के जिक्र पर हॉल में तालियों से की गूंज सुनाई दी। तुर्की और अज़रबैजान की पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत जारी रखने का ऐलान। कौमी टीम का होम ग्राउंड पर फातिहाना आगाज। हसन अली का शानदार कमबैक। बंगाल टाइगर्स की 5 विकेटें ले उड़े। शादाब खान की फॉर्म भी वापस, 2 विकेटें उड़ा दी। छोटी टीम के खिलाफ बड़ी फतह ने शाहीनों को खोया हुआ एतमाद लौटा दिया। कराची में रवा साल का गर्म तरीन दिन, पारा 43 को छूने का इम्कान। हीट वेव जैसी सूरत हाल की पेशगोई, आने वाले 5 दिन गर्म तरीन होंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई। पंजाब समेत केपी के कई शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। और को पैमान नायला कियानी का एक और बड़ा कारनामा। दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजंगा सर करके 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून को पैमा बन गई। भारतीय रियासत सिक्किम से जुड़ी चोटी पर सबसे डाली परचम सर बुलंद करने वाली नायला कियानी की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सारिया सैमसन। वेल, कल तो हमने बड़े जोश और जज्बे के साथ और धूमधाम के साथ यौम तकबीर मनाया और फिर उसके बाद कुछ इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही थी कि हमने सोचा उसका जिक्र कर ही लिया जाए। Why not double the sweetness and why not double the happiness? You know, वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो इसकी बिल्कुल परफेक्ट मिसाल कल हमने देखी। अब जो तज्जियाकार हैं भारत के, ऑपरेशन सिंदूर की बदतरीन नाकामी के बाद अब वो बौखलाहट का शदीद शिकार हैं। उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो भी वो प्रोग्राम करते हैं, जिन तज्जियाकार को बुलाते हैं और वो पाकिस्तान की बुराई करने की कोशिश करते हैं, तो उसको उनको उल्टा पड़ जाता है। उनको डिबेट करने का बड़ा शौक है। एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठी करते हैं, लेट्स डिबेट, लेट्स डिबेट, द नेशन वांट्स टू नो। नेशन ने ऐसा फिर जाना है ना, आपकी वो बेइज्जती हुई है। तो यही एक प्रोग्राम था और अर्नब गोस्वामी साहब जो हैं, जो कि बहुत ही इनफेमस किस्म के आदमी हैं, बहुत ही जिंगोइस्टिक हैं, बहुत ही जंगजू किस्म के हैं, लेकिन वही है वो, हाँ, वो वहीं बैठ के जंग कर रहे होते हैं। मुंह के फायर जिसको हम कराची में कहते हैं, वो मुंह के फायर बड़े ज़बरदस्त करते हैं और उनके साथ उनका बड़ा ज़बरदस्त साथ देते हैं जो बड़े मशहूर, अब आई डोंट नो कि कौन से जर्नल हैं, लेकिन चले जीडी बख्शी इन साहब का नाम है। इससे पहले भी इनकी खूब दुर्गत हो चुकी है। ये वही साहब हैं जिन्होंने कहा था कि भारत ने जो अटैक किया तो उससे पिंडी और इस्लामाबाद में न्यूक्लियर लीकेज हो गया है। न्यूक्लियर लीकेज शायद आपके दिमाग में हो गया है, जिसकी वजह से आपको न्यूक्लियर लीकेज की तबाही का अंदाज़ा भी नहीं। यू वांट दिस टू हैपन। ये अब आपका छोटापन नज़र आ रहा है, लेकिन छोटापन कल इनको मज़ीद दिखाया चीन के एक मेहमान ने, जो कि इस प्रोग्राम में बात कर रहे थे। और जब इन्होंने बात कर ली तो इन्होंने ठीक ठाक इनको सुनाई है। मैं चाहूँगा कि हम क्यों बताएं आपको, ज़रा सुन लीजिए कि कैसे चाइना ने भारत के 2 जो लाउड माउथ हैं उनकी बोलती बनती दिखाई। और सोने पे सुहागा ये भी हुआ सादिया कि कल जो अफगान हुक्काम की तरफ से ये चीज़ भी सामने आ गई, पाकिस्तान में हमले करना जायज़ नहीं है। और वो भी क्यों? बिकॉज आपको याद है
हफ्ता पहले जो बहुत ही अहम मुलाकात हुई थी चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की, और तो ये उससे सब शायद एक हफ्ता पीछे चले जाएं तो जैसे ही ये मिस एडवेंचर करने की कोशिश की उसके बाद सीज फायर हुआ तो उसके बाद इंडिया ने अफगानिस्तान से राब्ता किया, दे ट्राई टू टेक देम ऑन देयर साइड। तो मेरे ख्याल में विद चाइना, विद अफगानिस्तान, ये सारा का सारा जो है ना उनका पूरा का पूरा प्लान जो है वो फेलियर में तब्दील हो गया, विच इज़ अगैन एन इंसल्ट। इसी मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर साइद मसूद खान, तर्जाकार है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। रोज़ एक जोक जो है ना तो ऐसा क्लिप फ्लोट कर रहा होता है जिसके ऊपर हमें हंसी भी आती है और हम सोचते हैं कि कैसे कोई इतना सिली हो सकता है। वंस अगेन एक वीडियो फ्लोट की है, आई एम श्योर आपने भी वो देखी होगी, जिसमें जिस तौर से चाइनीज़ तवज़ियाकार ने उनको मुंह की खिलवाई है एंड अदर पार्ट ऑफ इट इज़ जिस तरह से उन्होंने हिस्ट्री याद कराई है, दैट वाज वन सब्जेक्ट मेरे ख्याल में जिस पर हमें आज बात करनी चाहिए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में ये विक्टर गॉव जो हैं बड़े लर्नर किस्म के बंदे हैं, थिंक टैंक हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के क्लोज हैं, प्रेसिडेंट शी के बड़े क्लोज माने जाते हैं। और जब ये बात करते हैं तो चाइनीज़ पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं और इन्होंने हमेशा बात की है तो लॉजिक के साथ बात की है और एविडेंस के साथ बात की है, तो बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं। हिस्ट्री पे भी अबूर है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी अबूर है और जिस तरीके से उन्होंने अर्नब गोस्वामी और बख्शी साहब के साथ जो किया, तो मेरे ख्याल में उनके बाद उनको परेशानी हुई है। उनकी कोशिश थी कि इनको गैर गुर के बहुत कोशिश की है गोस्वामी ने इनको भटकाने की, लेकिन ही वॉज फर्म। और देखिए, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात 1949 से है, जब चाइना आज़ाद हुआ था, और सब्सिक्वेंटली जब हमारा 1962 में चाइना के साथ जो बॉर्डर जो हमने सेटलमेंट्स किए हैं और उसकी बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री है, जिस सेटलमेंट के दुस्तार जो उसके बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने किताब भी लिखी है और वो कहते हैं जब हमारे बॉर्डर्स के जब चीज़ें फाइनलाइज हो गई थी तो कहते फिर हमें रियलाइज हुआ कि एक पोर्शन है कि हुंजा वालों के लिए वो एज ए ग्रेजिंग ग्राउंड था, तो वो भी चाइना की तरफ गया है। तो कहते हमने दोबारा रिक्वेस्ट की तो दे वर सो काइंड कि उन्होंने बहुत सारे एरिया हमें एज ए तोहफे के तौर पर उन्होंने कहा कि आप ये ले लें। सो वो ट्रस्ट हमारा 1962 में इनके साथ एस्टेब्लिश हो चुका था एंड सब्सिक्वेंटली जिस तरह चाइना ने हमारी मदद की है, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ और फ्यूचर इज टाइड विद चाइना, और जो हमारे साथ थ्रू थिक एंड थिन हमारे साथ खड़ा रहा, जिस तरीके से अभी कहते हैं पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बिल्कुल का मतलब है चाइना इसको डिफेंड करे। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे आगे चल के ज़रूर कल जो अफगान हुकाम की भी तरफ से बयान है उस पर भी बात करूंगा, बट ऑन द कंट्री ब्रिगेडियर साहब, आप इन लोगों को देखिए, ये जो सरहद पार बैठे हैं, इनके बयानात देखिए, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो जनरल जी डी बख्शी हो। आई नो कि सिंस वी ऑल हेल, यू ऑल हेल फ्रॉम प्रोफेशनल आर्मी, इसलिए आप भी जब बात करते हैं तो उनको जनरल ही मुखातिब करके कहते हैं, ये आर्मी का एक डिसिप्लिन है। ऑल्दो कि वो वहाँ से क्या बातें होती हैं ये तो फिर एक और साहब है, आई डोंट नो कि वो भी डिसग्रेस ही होंगे मासद के साथ, मेजर गौरव आर्या साहब। तो इनके बयानात मार दो, काट दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, एसिड फेंक दो, न्यूक्लियर लीक करवा दो, दिस एंड ऑल दैट। डोंट यू थिंक कि ये सिर्फ बयानात नहीं है, ये भारत की रियासती ज़बानें जो ये लोग बोलते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं बोलते ना ये, तो क्या वक्त नहीं आ गया है दुनिया को जाके हम ये भी दिखाएं कि भाई ये जो हमें रोग नेशन कहने की कोशिश कर रहे हैं ये खुद क्या कर रहे हैं? आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम, बिकॉज ये वहाँ की रियासत की बोली बोल रहे हैं और उनकी रियासत ये तबाह बर्बाद, काट दो फाड़ दो, ये सब कर रही है, विच इन टर्न्स इज अ प्रूफ के दिस इज अ रोग नेशन, नॉट वी। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, बिल्कुल बात सही है। देखें कि ये जो 340 प्लस चैनल्स हैं इंडिया में, तो इनको जो मैनेज करते हैं वो संघ परिवार वाले करते हैं, फिर ऊपर से रा इसको कंट्रोल करती है, अकॉर्डिंगली नैरेटिव्स इनको पुश किए जाते हैं और उनको बोला जाता है कि इस तरह बात करें, वो एग्रेसिवली बात करें। आप देखें ना कि मेजर साहब की 5.5 साल भी नौकरी नहीं है और उसके बाद वो बड़े थिंक टैंक बन गए हैं। चलो, जनरल बख्शी का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो एट टाइम्स अपना वो बैलेंस खो देते हैं, जिससे वो अपने बात सही कह नहीं सकते हैं और वो जज्बाती हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये देखें कि बहुत सारे लोग बड़े सैन वॉइसेस भी वहाँ पे, परवीन सानी है वो लॉजिक से बात करते हैं, अजय शुक्ला है वो लॉजिक से बात करते हैं, और जनरल ऑफिसर्स हैं बहुत सारे।
वो भी लॉजिक से बात करते हैं। लेकिन सिंस यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया जाता है, जिस तरह देखें कि आपने नहीं देखा जब लाहौर पोर्ट पे पहुंच गए थे, इस्लामाबाद पे उन्होंने झंडा लहरा दिया था, और एक यहाँ पे हमारे एक न्यूक्लियर साइट पे अटैक कर दिया था, तो सो झूठ। तो देखें कि दैट्स वाई इनको कहते हैं फ्रेंजीड मीडिया था, वो लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। और वही देखिए, मैंने पहले भी कहता हूँ का कंसेप्ट क्या है इस मीडिया वार का, कि चाणक्य कौटिल्य जो इनका बिल्कुल समझ लेते हैं, हम कहते हैं किड्स ऑफ चाणक्य कौटिल्य, खुद क्लेम करते हैं, जिन्होंने 2300 साल पहले किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, जो अभी भी इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री वाले एज ए बाइबल के तौर पे यूज करते हैं। तो उसके एक थ्योरी थी, मंडेला थ्योरी, उन्होंने कहा था कि आप अपने दुश्मन मुल्क पे साइबर वारफेयर करो, प्रोपेगेंडा करो, और इसके बाद अपने एजेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करो, और उसके बाद वहां पे डिस्टेबलाइज करो, एंड हैव गुड रिलेशन विद द एनिमी ऑफ योर एनिमी, जिस तरह अफगानिस्तान के साथ, इस तरह के वो कंसेप्ट था। फिर जोसेफ गॉबल्स को भी ये इंस्पिरेशन लेते हैं कि वो उसने भी कहा था झूठ बोलो, इतना बोलो कि वो आखिर में सच लगने लगे। तो ये है, अब दुनिया ने देखें कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इनका मजाक उड़ाया, चाहे अल जजीरा है, BBC है, DW है, और वाशिंगटन पोस्ट, उन्होंने भी कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या सबूत है। तो वो अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, इसका BSF है, फॉर्मर DG संजय सूद, तो उन्होंने कहा, इस मेजर साहब को रेफर करके कहा कि उसने ही इज फायरिंग मिसाइल ऑफ रेटरिक्स। और जनरल साहब को उन्होंने लिखा कि वो चाहता है पाकिस्तान का नक्शे से नाम निशान मिट जाए, एटलस से। और ही सेड देन कि कंक्लूड किया कि ये जो जिस रात को जिस उन्होंने डेवलप की थी स्टोरीज, तो उन्होंने कहा द इंडियन मीडिया क्वालिफाई टू बी डिक्लेयर एज ए बेस्ट कॉमेडी सीरीज ऑफ 2025, जिस तरह उन्होंने वो रात हरकत की थी। तो खुद इनका अपने लोग कहते हैं। लेकिन ये है कि हमें ये समझना है, यही नैरेटिव गवर्नमेंट का होता है, यही RSS संघ परिवार का है, वो उसी को पुश करते हैं तो इन्फ्लुएंस द माइंड्स। इस तरह लोग बैठे हुए हैं, और अपने जो डोमेस्टिक ऑडियंस उनको भी इन्फ्लुएंस करने के लिए अभी जो बयानबाजियां चल रही हैं, वो सारा वो कवर अप है, और वो रेटरिक कवर अप है, जो इनकी ह्यूमिलिएशन हुई है डोमेस्टिकली भी इंटरनेशनली। ट्रू दैट। ब्रिगेडियर साहब, आपने भी सुना होगा कल अफगान हुकूमत के स्पोक्स पर्सन ने बात की, और उनका फ्लोट कर रही चीज़ बहुत ज़्यादा, वो ज़रा अपने व्यूअर्स को सुनवाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। फितना अल खारिज को इंतबाह जारी कर दिया गया है अफगान हुकूमत की जानिब से। उनकी गुफ्तगू पहले अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं, आप भी सुने, एंड देन वील कंटिन्यू। ऑल राइट, तो ये उनकी गुफ्तगू थी जिसमें उन्होंने क्लैरिटी के साथ ये बोल दिया है कि अफगान हुकूमत क्या चाहती है। एंड ऑब्वियसली मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट जाना चाहिए पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को भी, जिस तौर से बर वक्त पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को इन्वॉल्व किया। एंड इससे पहले जो चाइना और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, एक कोशिश ज़रूर अलबत्ता इंडिया ने की थी, दे ट्राइड टू इंगेज अफगान हुकूमत विद दैम। उन्होंने ये भड़की भी मारी थी कि जी हम वहाँ के जो तालिबान हैं उनको कश्मीर में जो मिलिटेंट्स हैं, इस तरह से हम उनके अगेंस्ट यूज़ करेंगे, और हम एक प्लान बना रहे हैं, और ये हमारी जीत होगी, बट नथिंग रियली हैपेंड लाइक दैट। जी हाँ, बिल्कुल। दो चीज़ें इसमें अगर हम देखें, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लें कि जब से हमारे जो स्पेशल एनवाय है सादिक साहब आए हैं, उसके बाद हमने एक्टिविटीज़ देखी हैं, उनके लगातार विजिट्स हुए हैं। फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर गए थे, डार साहब विजिट करके आए हैं, तो वो ही वॉज वेरी पॉजिटिव, जब वापस आए हैं। फिर इसके बाद हमें एक और डेवलपमेंट देखी, जब हमारे सादिक साहब के साथ चाइनीज स्पेशल एनवाय ऑन अफगानिस्तान वो काबुल गए, वहाँ से भी अच्छी खबरें आई। फिर इसके बाद रिसेंटली आपने देखा जो बीजिंग में जो एक जेस्चर हुआ है, जब वांग यी ने दोनों के हाथ पकड़े, एक मुत्तकी साहब के और डार साहब के हाथ का एक पिक्चर आई थी, और वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुई है, मेरे हिसाब से दीज आर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, कि अभी जो आपने अपग्रेड करने लगे हैं आपकी जो एम्बेसीज को, और उसके बाद CPEC की भी बात हुई है, रेलवे लाइंस की भी बात हुई है। तो मेरा ख्याल में बड़े स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट से दैट इज वन थिंग। सेकंड, ये इम्पोर्टेंट था कि इंडिया ने कोशिश यकीनन की। देखें, स्पेशली उन्होंने जब ये इसके वाक़े के फ़ौरन बाद जय शंकर साहब से पहले भी कोशिश की थी, उन्होंने राब्ते वगैरह इस्टेब्लिश करने के लिए एक मैसेजिंग करना चाह रहे थे टू पाकिस्तान। फिर उनकी बात हुई मुत्तकी साहब के साथ, और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा है
वो कंडेम कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान से ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया था, लेकिन उन्होंने खुद कोर्ट करके ऐसे बात की। और उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान, देखिए इंडिया की शुरू से ख्वाहिश रही है कि अफगानिस्तान स्टेबल ना रहे, वहां पे गड़बड़ रहे, ताकि उनका वहां पे इंग्रेस हो। और हमेशा उनकी कोशिश रही फ्रॉम 1950 कि यहाँ पे उनकी अपनी प्रेजेंस हो। और किताब है इन द लाइन ऑफ माय एनिमी इज एनिमी, उसमें जो अविनाश पलिवाल ने ये लिखी, तो उसमें लिखा ललित मानसिंह, वन ऑफ द फॉर्मर एक्सटर्नल सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, उन्होंने लिखा, उसको कोट किया उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में, व्हेन पाकिस्तान इंक्रीजली बिकेम प्रॉब्लम फॉर अस, अफगानिस्तान एमर्ज एज ए काउंटर बैलेंस। और फिर उन्होंने कहा हमने अफगानिस्तान को यूज किया तो फिक्स पाकिस्तान। तो वो उस वक्त ऐसी सोच थी। सब्सिक्वेंटली अनटिल नाउ हमने ऐसे देखें कि जो वहाँ पे उनकी कोशिशें रही हैं कि अपना वहाँ पे होल्ड करें, वहाँ पे प्रॉक्सीज उन्होंने बना लिए थे, वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस था। अभी भी उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से इन तालिबान के साथ वो एक ताल्लुक एस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन वो होता हुआ मेरे ख्याल से हाँ नजर नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साबित फॉर सेइंग यू वंस अगेन ऑन द शो। तो हम देख रहे हैं कि मेहनत जो है वो भारत की आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जा रही है। इन कमिंग डेज हम उस पर भी बात करेंगे कि जो उन्होंने अपने सो कॉल्ड डेलीगेशन भेजी है, साथ उनकी 25 साल की मेहनत पाकिस्तान ने घंटे में ज़ाया की है। नाउ भारत इतना ज़्यादा उथल पुथल हुआ है कि उन्होंने इतना बड़ा कंटिंजेंट पूरी दुनिया में भेजा है, अरब ममालिक में अलग, अफ्रीका में अलग, यूरोप में अलग। वही बात है ना कि आपके पास जहाज बहुत सारे भी हो, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, चलाने वाला ना हो, तो फिर क्या होगा? और इसी तरह से आप बहुत सा बड़ा डेलीगेशन भेज दें, लेकिन अगर बात करने वाले नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त पेपर की फेंक रहे हैं, आगे चल के हम जरूर इस पे बात करेंगे। लेकिन राइट नाउ फाइनली पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पहले T20 में हरा दिया है। और फाइनली इसलिए क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले साल का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। 2 टेस्ट हम हारे हुए थे, 2 टेस्ट हारे हुए थे, लेकिन एक अच्छा मैच हुआ। कुछ सवालात जरूर है अभी भी, और वही सवालात हम लेके चलते हैं। थोड़ा सा अगर मैच आपको प्रीव्यू दे दे, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और पाकिस्तान ने 201 रन बनाए, 202 का हदफ दिया, और बांग्लादेश ने 164 पे उनकी ऑल टीम आउट हो गई। किसी मोमेंट पे ऐसा लगा नहीं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के रन रेट से ऊपर जा सकता था। हाँ, जिस वक्त एक पार्टनरशिप लगी हुई थी लिटन दास की और तौहीद हरदोई की, तो उस वक्त लग रहा था शायद, लेकिन फिर वो रन रेट बहुत पीछे रह गया। कभी भी ऊपर नहीं आ सकी बांग्लादेश की टीम। ओवरऑल पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद हैदर साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर दिस फर्स्ट विन? शुक्रिया जी, बहुत अच्छा। पाकिस्तान, हमने पहले कहा था कि ये इतना मुश्किल मैच नहीं है, इतनी मुश्किल सीरीज नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है वो पहले ही यूएई से हार कर आ रही है, और अच्छे प्लेयर्स जो है वो 2-3 मौजूद भी नहीं है। तो पाकिस्तान टीम भी जाहिर है बाबर आजम वगैरह नहीं है, तो पाकिस्तान टीम भी 100% मुकम्मल नहीं है। लेकिन कल पाकिस्तान ने एक चीज़ पाकिस्तान टीम में अच्छी नजर आई कि पाकिस्तान टीम जो है कंपोज थी फील्ड में। जैसा कि PSL में हमने देखा कि टीमें जो है फील्डिंग में काफ़ी गलतियां कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान की जो कल साइड खेली, यंगस्टर्स थे सारे ज़्यादातर, उन्होंने अच्छा कमबैक किया फील्डिंग में अपना, और बैटिंग भी पाकिस्तान ने जमकर की। हालांकि पहले 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, जमान आउट हो गए थे और साइम अयूब आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी मिडिल ऑर्डर ने अच्छा जो है, हसन नवाज अच्छी फॉर्म में, उन्होंने अपनी फॉर्म दिखाई। कल शादाब खान उन्होंने लेकिन कुछ चीज़ें फील्डिंग में बांग्लादेश की हमें कमी नजर आई, उन्होंने कुछ गलतियां की जिसका पाकिस्तान ने पूरा फायदा उठाया। अगर वो कहीं वो कैचेस हो जाते तो शायद। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है आप यंगस्टर्स के साथ जाएं, इफ़ यू वांट टू कॉल फहीम अशरफ यंगस्टर, लेकिन फिर भी एक चीज़ मुझे लॉजिक समझ में आई, फहीम अशरफ के साथ आप बॉलिंग ओपन कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। जी हाँ, दरअसल ये नई बॉल से बॉलिंग करने के लिए पाकिस्तान के पास चूंकि शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, तो जाहिर है अच्छा हारिस रऊफ जो है वो नई बॉल से बॉल नहीं करते हैं, तो हसन अली वाहिद बॉलर थे, लेकिन वहां पे शायद वो चाहते थे सलमान अली आगा कि एक ऐसे बॉलर से मैं पहला ओवर कराऊं ताकि दूसरे बॉलर जो हैं वो थोड़ा सा देख भी सकें, पिच का बिहेवियर देख लें, पिच का रिएक्शन देख लें कि कितना कहाँ पे बॉल जो है वो स्पॉट्स हैं, कुछ कहीं से अगर कहीं बॉलर को मदद मिल रही है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। हमेशा आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है कि पहला ओवर जो है
वो कभी कभी ऐसे बॉलर दिया जाता है जो इतना अच्छा बॉलर नहीं होता है, लेकिन उससे टीम जो है अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। बांग्लादेश ने भी पहला ओवर जो है स्पिनर से करवाया, मेहदी हसन से। तो दोनों टीमों ने अपना जो असल रियल पावर थी उसको बाद में यूज किया। और पाकिस्तान ने बहरहाल फहीम अशरफ जो है वो एक्सपीरियंस तो है उनके पास, काफी वर्षे से 8 साल से 7 साल क्रिकेट में, तो उन्होंने मुझे बताइएगा कि साइम के लिए ये कितना ह्यूज टेस्ट है, बिकॉज उसने कमबैक किया, जिस तरह का कमबैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ, फिर बातें करने लग गए लोग कि यार अभी नहीं होना चाहिए इसको टीम में, यू नो मे बी सेंड हिम टू डोमेस्टिक। बिल्कुल, देखिए हम बिल्कुल कल भी मैंने ये बात कही थी कि साइम अय्यूब जो है वो पीएसएल में भी कुछ नहीं कर सके थे, इंजरी के बाद आए। तो वहां पे कल मैं समझता हूँ चांस बनता था शाहजादा फरहान का, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने स्कोर भी किया है, रन्स भी किए हैं, फॉर्म में भी है, डिजर्व भी करता है, तो आपको जगह देनी चाहिए। लेकिन साइम अय्यूब को अगर आपने अपना आइकॉन बना रखा है काफी अरसे से, 1-1.5 साल से, कि हमारा सबसे अच्छा प्लेयर है और बहुत मशहूर है, तो इसलिए उसको खिलाना है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे ये अनफेयर है शाहजादा फरहान के साथ। एक लड़का जो स्कोर भी करता चला आ रहा है और आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको पहले चांस देना चाहिए था। और ये साइम अय्यूब के लिए भी अच्छा नहीं है जब उसके ऊपर प्रेशर है, पीएसएल में भी प्रेशर था, रन नहीं कर पाए, कल भी वो जल्दी आउट हो गए, तो इसका मतलब है अब मजीद प्रेशर बढ़ गया है उस पर। अब ये देखना है कल सेकंड मैच में क्या है कि साइम अय्यूब खेलते हैं या शाहजादा फरहान उनकी जगह आते हैं, उसमें ये एक सवाल है। बिल्कुल, और ये कितना अनफॉर्चुनेट होगा कि दोनों ही बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई किसी एक की शायद कुर्बानी देनी पड़े। लेकिन ज़रा फोकस करते हैं खुशदिल शाह पे, वो बैटिंग पे आए, ही वॉज कमिंग विथ अ ह्यूज रेपुटेशन जो पीएसएल से वो लेकर आ रहे थे। यहाँ उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चल रहा था, बिल्कुल हाथ जाम था। ठीक है उन्होंने एक विकेट ले ली, लेकिन उन्होंने भी उनको आउट किया जो खुद भी नहीं चल रहे थे, रिदोय को वो 22 गेंदों पर 17 रन बना के उनका शिकार बने। वुड यू लाइक टू सी सम चेंज, मे बी खुशदिल की जगह पे इरफान खान न्याज़ी? नहीं, मैं तो पहले से कह रहा था इरफान को खिलाना चाहिए, क्योंकि खुशदिल शाह जो है वो पीएसएल में भी शेकी रहे, कोई ऐसा कोई इतना बड़ा उन्होंने कहीं पे काम नहीं किया, 1-2 मैचों में बैटिंग की है। लेकिन इरफान खान नियाजी ने 2-3 मैच जो है बड़े अच्छे, बिल्कुल साउंड उन्होंने जाके बैटिंग की है और बिल्कुल सॉलिड बैटिंग की है, तो कल खिलाना चाहिए था इरफान को। और आपको इतने ज्यादा बॉलर्स की भी जरूरत नहीं, आपके पास पहले ही 3 स्पिनर्स पहले से थे, आपके पास शादाब भी था, सलमान खुद थे और अबरार थे, तो एक मजीद स्पिनर का आप मतलब कितने बॉलर्स खिलाएंगे आप। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को थोड़ा सा स्पेशलिस्ट क्रिकेट की तरफ भी जाना चाहिए, बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला के इसको आपको खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो रहा है, एक फेस आया था 10-15 साल का जिसमें ऑलराउंडर्स भर दिए गए थे, लेकिन अब फिर क्रिकेट जो है जा रही है कि ऊपर के 5-6 प्लेयर्स जो हैं आपके अच्छे बैटर होना चाहिए और नीचे के 3-4 जो है अच्छे बॉलर होना चाहिए, 1 या 2 अब ऑलराउंडर की तरफ जा रही है क्रिकेट। इंडिया की टीम में भी ऐसे ही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी ऐसे ही है, तो इतने ज्यादा मैं समझता हूँ इरफान खान न्याजी को चांस देना चाहिए था और ये अनफेयर हुआ थोड़ा सा। राइट, विद दैट थोड़ा सा विमेंस क्रिकेट के बारे में भी बात करते हैं। हमारी सादिया इकबाल बीइंग द नंबर 1 स्पिनर फॉर्मेट के लिए नई रैंकिंग जो आई है उसमें ये एक अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि हम देखते हैं कि ठीक है पाकिस्तान विमेंस के लिए काफ़ी चीज़ें हुई हैं, उनके लिए नए कोचेज़ अलाइन हुए हैं, उनके ऊपर मेहनत हुई है, उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, बट एट द सेम टाइम वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो अप्रिसिएशन मिस आउट हो जाती है विमेंस टीम के लिए। बाकी हालांकि दीगर एथलीट्स को फिर भी मौका मिल जाता है यू नो थोड़ा अप्रिसिएशन का, बट विमेन क्रिकेट में कहीं ना कहीं ये पीछे रह जाता है। सो अच्छी खबर है, मेरे ख्याल में हमें इसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहिए कि और क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। देखिए अल्टीमेटली जब आपकी मेंस क्रिकेट को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो विमेंस क्रिकेट जो ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है, ये तो एक मैथमेटिक्स का फार्मूला है। लेकिन विमेंस क्रिकेट में एक हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जितना भी टैलेंट है या जितने भी हमारी प्लेयर्स हैं विमेन प्लेयर्स, वो किसी क्लब क्रिकेट से नहीं आती है। पाकिस्तान में अभी तक विमेंस की क्लब क्रिकेट नहीं बन सकी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, वहां पे क्लब क्रिकेट है विमेंस की। पाकिस्तान में अभी तक आपकी जो टीम बन रही है वो डायरेक्ट एंट्री है, वाइल्ड कार्ड से सारी जो है विमेंस आती हैं, उनको जो है वो कहीं से देखा जाता है और लाया जाता है और फिर अभी
अब पीसीबी ने इस टेन्योर में काफी टूर्नामेंट कराए हैं विमेंस के, उनको एनर्जाइज कोशिश की है, लेकिन जब तक सादिया इकबाल को वी हैव टू अप्रिशिएट कि उन्होंने बड़ा अच्छा नंबर 1 है इस वक्त बॉलिंग में, और उसके साथ सेकेंडली ये है कि उनका, मैंने कल उनका इंटरव्यू सुना, बड़ी इमोशनल है और बड़ी वो फोकस्ड है अपनी क्रिकेट पे। ये बहुत जरूरी होता है, जब तक आप फोकस नहीं हो अपने काम पे आप सही रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि अगर विमेंस क्रिकेट में आगे जाना है तो क्लब क्रिकेट को जो है बहुत ज्यादा हमें अप्रोच देनी पड़ेगी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और ये इसकी बड़ी कमी है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी लड़कियां इतना ज़बरदस्त कर रही हैं तो फिर सोचें क्लब शुरू हो जाए तो क्या अच्छा कर सकती है। सैयद हैदर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जाने से पहले ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट सादिया। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी है और नंबर 1 T20 बॉलर बन गई हैं, और उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो सना मीर थी, जो खुद एक बहुत ज़बरदस्त ओपनर पाकिस्तान उन्होंने सर्व किया। विद दिस वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं होपफुली। तब तक आपने जो चाय पी ली होगी, हम भी कॉफ़ी पी लेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ में। थोड़ी सी ईद कुर्बा की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे हमने बात करनी है, और रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई चीज़ हमारे सामने आ रही होती है। तो आज हम जो दिखाने जा रहे हैं सादिया, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड पिज़्ज़ा? Very recent, 2-3 days back. 2 से 3 दिन पहले आपने पिज़्ज़ा खाया? अच्छा, आपने तो खाया, लेकिन आपने कभी किसी बकरे को पिज़्ज़ा खाते हुए देखा? यार कुछ भी खिला रहे ना आजकल, तो हम कुछ भी खिला सकते हैं, जितने प्यार। देखिए वो सोच रहे हो बकरे भी इंसान होते हैं। देखिए एक ये देखें आप, एक होता है कि इसको प्यार से रखना और ये वो, और दूसरा होता है कुछ ज़्यादा ही पागल हो जाना। तो ये बकरा जो है वो पिज़्ज़ा खा रहा है। अब बकरी की ही बाई प्रोडक्ट की जो चीज़ें हैं, यानी कि दूध और चीज़, और वही वो चीज़ खा रहे हैं वो। और मुझे अच्छा, as long as I'm not sure, as long as ये उनके लिए मुश्किल ना पैदा करे, मिर्ची वगैरह और फ्लेवर, ये सादिया क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सा फ्लेवर होगा? ये है चिकन सुप्रीम टाइप फील आ रही है मुझे इससे। अच्छा, बकरा चिकन सुप्रीम खा रहा है, और मुझे लग रहा है बिकॉज़ ऑफ द ऑलिव्स। मैं कह रहा हूँ ये वेज सुप्रीम होगा। ये वेज सुप्रीम होगा। चलिए, ये तो प्यार मोहब्बत वाली आपने वीडियोस देखी हैं, क्यूट वीडियो देखी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे वाकयात, जैसे कि हम कह रहे हैं ना मुसलसल के केसेस रिपोर्ट हो। ये देखें नाजरीन, एक और नतीजा बरामद हुआ है। ये वो मोहल्ले के वो लोग होते हैं ना कि जानी तेरा भाई उतार देगा जानवर, फिर जानवर उतारा भाई ने, फिर उसके बाद ये हुआ इनके साथ। और इससे मुझे टेक्सास का वो बुल वो याद आ गया, जिस तरीके से वो बैठ के घुमाते हैं। फिर जानवर ने बताया कि बेटा मैं भाई मैं फिर अब वो उनसे संभल के ही नहीं दे रहा, संभल ही नहीं रहा है। अगेन एंड अगेन से कि ये जो वाकयात होते हैं, उससे पहले जो टॉर्चर किसी भी जानवर के साथ हो चुका होता है ना, ये उसका नतीजा होता है कि जिसकी वजह से वो जैसे ही आप उसे फ्री करते हैं, गाड़ी में से बाहर निकालते हैं, वो इतना बिखरा हुआ होता है कि वो आपके हाथ में है। और ये हो गया रॉकेट शॉट, खत्म, वो चला गया। और ये अब वहां जाके अच्छा, ये तो दीवार पे जाके रुक गया, लेकिन अगर हमारे पास अगली फुटेज है तो हम आपको शायद दिखा पाएं कि कुछ जानवर जो हैं वो दीवार की भी इज्जत नहीं करते हैं ना। ये तो यहाँ ये देखें आप, अब आप देख रही हैं, यहाँ पे आपको जानवर नजर नहीं आएगा, ये दीवार फाड़ के निकल गया। ये रहा जानवर, ये एंड आई एम श्योर इन सारे वाकयात में इतने सारे लोग जख्मी होते हैं और बहुत सारे मामला होते हैं। तमाशबीनी करने बैठ जाते हैं ना सारे, जानवर आया, जानवर घबरा जाता है। ये सारे वाकयात उसकी वजह से, फिर छोटी छोटी तंग गलियां होती हैं, वहाँ से आप जानवर को निकाल के जाते हैं। ऑलरेडी मंडी में उसने 10 दिन 5 दिन गुजारे हुए होते हैं, वो गर्मी में रहा होता है, वो डिफरेंट मालिक के पास रहा होता है, उसे 10,000 लोग आके देख रहे होते हैं। ये कितना लंबा पंजाब से ट्रैवल करके यहाँ तक आ रहे होते हैं, ये भी सोचे ना कि 2-3 दिन का अंदरून से या पंजाब से यहाँ तक आते हैं। तो मेरे ख्याल में प्रोसेस जो होता है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और फिर यहाँ पर एक झुमगट्टा लग जाता है। वेल, ज़रा रुक करते हैं मंडियों का, कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद काशान मौजूद है। मोहम्मद काशान, बताइएगा, कल तक 1-2 जगहों से खबर आ रही थी कि पूरे दिन में सिर्फ 3-3, 2-2 जानवर ही फरोख्त हो रहा है बिकॉज रेट इतने हाई है। क्या सिचुएशन बनी है अभी ज़रा? जी बिल्कुल, देखें इस टाइम मैं मौजूद हूँ नॉर्दर्न बाईपास पर वाकई सबसे बड़ी मवेशी मंडी में, क्योंकि ईद कुर्बा में चंद ही दिन बाकी रह गए। शेरों की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडी का तो रुख कर लिया है, यहाँ पर भाव ताव भी जारी है। आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में जो ये जानवर भारी भरकम मौजूद है, ब्राह्मण नस्ल है और इसका नाम शेरू है। इसके व्यापारी की जानिब से इनकी क्या डिमांड की जा रही है, क्योंकि ख़रीदार भी हमें सामने खड़े हुए नज़र आ रहे हैं।
हम उनसे भी पहले बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। कहाँ से लेकर आए सर? हम चीचावतनी से हैं सर। चीचावतनी से यहाँ पर आए। कराची का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है? क्योंकि गर्मी ज़्यादा माशाल्लाह से ठीक है, मौसम ठीक है, हवा चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि इस जानवर की क्या डिमांड है? क्या सर हम 1 करोड़ रुपया डिमांड कर रहे हैं इसकी। 1 करोड़? जी जी। अच्छा, ये बताएं क्या खिलाया पिलाया इसको? बिल्कुल सर हमने इसको देसी गज़ाएँ दी हैं। माशाल्लाह से ये 20 लीटर दूध पी जाता है, ठीक है। हाँ जी, 1 किलो क्रीम जो डेली की हम इसको देते हैं, इसके साथ वंडा है और इसके साथ देसी घी है, अच्छी खुराक इसको देते हैं हम। अच्छा, और ये बताएं नाम क्या रखा है आपने? इसका नाम माशाल्लाह शेरू है। और पाला किस तरीके से? पूरा बड़े प्यार से सर पाला है, बड़े प्यार से पाला है आपने। चले भाई, खरीदार से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर किधर से आए आप? मैं कराची से आया हूँ भाई। कराची से आए। सर ये बताएं कि 1 करोड़ रुपए इन्होंने डिमांड कर दी है इसकी, अब आप क्या देंगे इसके? वो भी जरा बताएं। बार्गेनिंग क्योंकि हम जब आए तो चल रही थी, बार्गेनिंग चल रही थी, लेकिन मैंने इनको 80 लाख रुपए लगाया, मतलब ना। अच्छा, 80 लाख रुपए लगाया, मतलब डिमांड में लगे इनको कर दिया। ठीक है, चले भैया, अगर सौदा बनता तो करवा देते हैं, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी भाई ने भी अदा करनी है। सर फाइनली 80 लाख कह रहे हो आप भी, तो कुछ भाव तो कर लेना, देख लें। सर ये जो 4 दांत है अभी 1 माह पहले हुआ, हमारा चैलेंज है कि इतने वजन में 4 दांत बैल पूरी मंडी में नहीं होगा। कितने मन का जानवर है ये? माशाल्लाह से इसका जो अभी वेट है ना 50 मन से प्लस है। 50 से प्लस इसका वजन है। क्या करना चाहेंगे पता है, क्योंकि देखें ऐसा सौदा होना चाहिए ना कि हमारी वजन का भी नुकसान ना हो। तो आप देख लें, मतलब कि 80 लाख रुपए लगा दिया, मतलब कि इससे ज़्यादा, मतलब कि भी आपको भी पता है कि मतलब कि देख लें आप, ज़्यादा बनता है, मतलब कि बनता है तो मतलब कि भी दे देंगे, मसला नहीं है। वो भी कराची का मेहमान आए हुए, ज्यादती आपके साथ भी ना हो, उनके साथ भी ना हो ना, बस सर हम एक ही जानवर लेके आए हैं चीचावतनी से, ठीक है ना। तो अभी आप बोलते हैं चलो थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, 90 में फाइनल कर देते हैं। 90 में नहीं, बस 80 में फाइनल करें, क्योंकि वो आए हुए, बस दे दें उनको 80 में। बस देने वाली बात करें 80 के अंदर, 80 में देने वाली बात करें, रस्सी दे दें इनको बस हमारे। ठीक है सर, डन है भाई, सही है भाई। 80 में डन हो गया भाई, मतलब ठीक है ये। ठीक है सर, बहर आप उनको दे दें, ऐसा ना हो फिर बाद में कुछ कंप्लीट है बिल्कुल। चले भाई, आप देखें कि मुझे लग रहा है और साथ में सौदा करा दिया है, 80 लाख। आगे चलते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपकी मुलाकात कराई थी सरबाज से, जिन्होंने सारी जो समिट 14 यानी तमाम तर दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ जो हैं वो सर की थी विदाउट ऑक्सीजन। आज हम जब अगेन ख़ातीन कैसे इस मामले में पीछे रहें, तो हमारी पहले भी मेहमान बन चुकी हैं, आज भी मेहमान है नायला कियानी, जिन्होंने एक और ज़बरदस्त काम किया है और उन्होंने कंचनजंगा जो है उसको सर कर लिया है। एंड शी इज़ वेरी क्लोज टू फॉर अचीविंग 14 चोटियाँ सर करने के लिए। तो नायला कियानी से बात करते हैं। नायला, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन। हम बहुत खुश हैं कि आपने एक और अपना माइलस्टोन तय कर लिया है और आप क्लोज हो गई हैं अपना फाइनल माइलस्टोन पहुंचने के लिए। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। बिल्कुल मेरी आई नेवर थॉट कि मैं इतना करीब होंगी 14 पीक्स के ड्रीम का, जो कि बहुत कम ख़वातीन ने दुनिया में किया है। एब्सोल्युटली। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कंचनजंगा कैसी चोटी है, क्या मुश्किलात आती हैं यहाँ पे? कंचनजंगा 3rd हाईएस्ट है, मतलब K2 से बिल्कुल छोटा सा उसका वो हाइट डिफरेंस है। और बहुत मतलब जितना हाई होती है ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा रिस्क होता है। बहुत रिमोट एरिया में है ये, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में है। तो इस दफ़ा इट वाज फर्स्ट टाइम जो 3-3.5 वीक्स हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। मतलब इमोशनली आपको, अगर आप फैमिली से फ्रेंड से कनेक्टेड नहीं है ना, तो इमोशनली भी बहुत हार्ड होता है हमें, फिजिकल मेंटल। और ये गिल्ट भी नायला कि आपकी फैमिली आपसे रब्ता करना चाह रही होगी और वो परेशान हो रहे होंगे, ये भी कहीं ना कहीं आपको अंदर से ज़्यादा खा रहा होता है, वरी कर रहा होता है। या फिर वो आदी हो गए इस चीज़ के? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इज योर फैमिली यूज्ड टू? नहीं, आई थिंक क्योंकि कभी अगर आपको कोई न्यूज़ मिल जाती है ना कि कोई डेथ हो गई है सेम माउंटेन पे या एवलांचेस आए, फैमिली बहुत वरीड होती है। तो वो थोड़ा बहुत यूज्ड टू है कि चलो कम कम्युनिकेशन है, क्योंकि आई हैड सैटेलाइट डिवाइस, लेकिन बहुत स्लो थी वो भी। तो वो फौरन से आपको इंस्टेंट मैसेजेस होते ना कि I'm okay, वो नहीं। नायला, मुझे लगता है हमारी फैमिलीज जो हैं, यानी आप इतना मुश्किल काम करते हो, K2 इतनी डेंजरस चोटी है, फिर कंचन भी इतनी डेंजरस चोटी है, वो यूज टू नहीं हो सकते, वो आपकी खुशी में हामी भर सकते हैं। बिल्कुल, वो अग्री तो कर जाते हैं, दुआएं करते हैं। यूज टू आई थिंक बहुत मुश्किल है, स्पेशली कनेक्टिविटी के बगैर। एब्सोल्युटली। अच्छा नायला, ये बताइए, आपने कहा कि K2 से थोड़ी सी इसकी हाइट डिफर है, बट जब K2 की हम बात करते हैं दैट्स दी टफेस्ट। जब जाहिर सी बात है जब बॉटल नेक आ जाती है और ये सारी चीज़ें,
तो वो उसी तरह की कुछ परेशानियां यहाँ भी थी, या फिर यहाँ पे इट वाज, मैं ये तो नहीं कहूँगा इट वाज अ इजी क्लाइंब, बट इजियर देन K2? नहीं, K2 इज डेफिनेटली हार्डर। वो उसमें डिफरेंट टेक्निकल सेक्शंस हैं। इसके अलावा K2 की जो एक मुश्किल उसका जो एस्पेक्ट है वो उसके रॉक है। तो वो शुरू से ही मतलब आप क्लाइंब स्टार्ट करते हैं टू कैम टू 7,300 रॉक है और मुश्किल रॉक है। वो एक आपके ना पाँव पे वो क्रैम्पॉन्स होते हैं, स्पाइकी सा इक्विपमेंट होता है। वो आइस पे और स्नो पे तो आपको इजी होता है चलना उस पे, लेकिन रॉक पे बहुत मुश्किल होता है। तो वो फ्रॉम 5,000 समथिंग टू 7,300 वो रॉक पे पे चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड देन देयर फ्यू टेक्निकल एरियाज और K2 पूरा का पूरा स्टीप है। तो कंचनजुंगा वाज लेस हार्डर फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट दैट। दूसरी ये कि K2 पाकिस्तान में है तो वो आपके सारे स्टाफ पाकिस्तानी, तो ऑफ कोर्स फैमिली नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा इमोशनली आपको इतना मुश्किल नहीं होता। कंचनजुंगा पे वो नहीं था इस तरह। तो मतलब एवरी माउंटेन हैज डिफरेंट चैलेंजेस। राइट नाइला, अभी रिसेंटली हमने जो सिनेरियो रहा है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, और उसके बाद आप वहाँ पहुँची होंगी और इंडिया के करीब वहाँ से इंडिया में झांक भी पा रही होंगी, फिर आपने पाकिस्तान का झंडा लहराया होगा। हाउ वाज द फीलिंग? इट वॉज एक्चुअली ये वाला एस्पेक्ट भी इस वजह से भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब हम ट्रैक पे थे इंटरनेट नहीं था। वो कहीं से सुना कि पाकिस्तान इंडिया की वॉर स्टार्ट हो गई है, एंड देन समहाउ वी कुड हेयर द सेंटिमेंट्स। मतलब हमारे बहुत अच्छे इंडियन फ्रेंड्स भी पाकिस्तान को अजीब और गरीब बातें बोल रहे थे। तो आई वॉज वेरी एंग्री कि ये क्या हो रहा है, बट आई न्यू कि ये पीक इंडिया बेसिकली जो उसकी टॉप है वो इंडिया में ही है। एब्सोल्युटली। तो वो अच्छा, यानी कि आपने भी जो है वो वहाँ पे इंडिया को गया। थैंक यू सो मच नाइला, बहुत शुक्रिया। अभी हम एक ब्रेक ले, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और देखें ज़रा हमारी कॉफ़ी आ गई है। दैट इज़ वाई द स्माइल इज़ वाइडर एंड वी आर हैप्पी एंड मोर अवेकन। एनीवेज, इससे मुझे याद आया कि आज दुनिया में कौन सा अहम दिन मनाया जा रहा है फैसल? आज दुनिया में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। यस, और यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे में उन लोगों को सेलिब्रेट किया जाता है जिन्होंने दुनिया में अमन कायम रखने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा किया हो। और मेरे ख्याल में इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है, जिस तहम्मुल से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया इंडिया के मिस एडवेंचर को। मेरे ख्याल में इसकी और कोई मिसाल हो नहीं सकती। और फिर पाकिस्तान ने इवन दो कि वो एक न्यूक्लियर नेशन है, उसके बावजूद जितना ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा किया, उससे ज़्यादा बड़ी मिसाल क्या मिल सकती है। और पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि अमन क्या होते हैं और जो लोग अमन पसंद होते हैं वो कैसे होते हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसी सिलसिले में, इसी सिचुएशन को मज़ीद बेहतर करने के लिए उन्होंने 3 मुल्कों का दौरा रखा, 4 मुल्कों का दौरा रखा, जिसमें उन्होंने तुर्किया का दौरा किया, आज़रबाईजान का दौरा किया, और अब उन्होंने ताजिक सदर से भी मिलना है। और उसका मकसद यही है कि अपना राइट मैसेज सेंड किया जा सके और ये बताया जा सके कि पाकिस्तान इस खित्ते में अमन चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि इकोनॉमिकली ये खित्ता कितना ज़्यादा मजबूत हो जाए, और जहां एक दूसरे को गिराने, ख़त्म करने, गलत इल्ज़ाम लगाने और इससे नीचे लाने की कोशिश है, उसको जो है वो नाकाम होना। चलिए हम बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अली, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद अली साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अ वेरी गुड मॉर्निंग। सर, पूरी दुनिया जो है अब वो अमन की बात कर रही है, बल्कि कल मैं देख रहा था, कल तो अमेरिका ने भी जो है वो ये कह दिया है कि वो हॉल्ट कर रहे हैं इसराइल को अगेंस्ट ईरान। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि एक बयान मेरे नज़र से गुजरा है ऐसा। अमेरिका ईरान से बात कर रहा है, पाकिस्तान भारत के दरमियान अमेरिका मीडिएट करा रहा है, देन वो चाह रहा है रशिया और यूक्रेन जो है उसके दरमियान भी जो भी तस्फिया तलब उमूर है वो हल हो जाए। न्यूक्लियर डील भी हो रही है और इसलिए वो यकीन दहानी करा रहे हैं कि इजराइल को हॉल्ट अब करंट वर्ल्ड जो है वो जो एक चीज़ थी अली साहब पोस्ट 9/11 के जी, वो द टेररिज्म एंड ऑल, दुनिया शिफ्ट हो रही है उस बयानिए से और दुनिया अब अमन के बयानिए पे आती जा रही है। जी फैसल साहब, मैं समझता हूँ बहुत अहम बात की आपने, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी
वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से कि पाकिस्तान की ताज़ियत और इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंक्वायरी की ऑफर के बावजूद जो है उन्होंने पाकिस्तान पे एकतरफा तौर पे जारहियत की जो नाकाम कोशिश की, उसके नतीजे में न सिर्फ उनकी फौज को बहुत नुकसान हुआ, सियासी तौर पे दाखिली सतह पे मोदी सरकार को बहुत हजीमत और शर्मिंदगी उठाना पड़ी, बल्कि आलमी बरादरी में भी सफारती सतह पे उनको बहुत गैर जिम्मेदार रियासत के तौर पे देखा जा रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्होंने टाइमिंग भी बिल्कुल बहुत बुरी तरह मिसकैलकुलेट की। अब आप देखें, कल अभी तक 4 से 5 दौर हो चुके हैं बराह रास्त अमरीकी इंतजामिया और ईरान के दरमियान उनके जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, और दोनों साइड ये कह रही हैं कि काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। बल्कि कल उनके जो ईरान के एटमी प्रोग्राम के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान चाहता है कि 20,000 मेगावाट एटमी तवानाई से तवानाई पैदा करे। मतलब मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की तकरीबन कोई 3,500 मेगावाट की पैदावार है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जरिए से। तो ईरान कह रहा है कि मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जितनी, और पाकिस्तान का दुनिया का बेहतरीन एटमी प्रोग्राम है, तो ईरान चाह रहा है कि कम से कम पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा बड़ा एटमी प्रोग्राम बनाया जाए। और वो अमेरिका से मुज़ाकरात के बाद ये बात कर रहा है, और अमेरिका जो है वो तशवीश का इजहार कर रहा है, नाराजगी का इजहार कर रहा है इसराइल के जंगी अज़ाइम की जानिब भी। तो इस दौर में जब भारत ने एकतरफा तौर पे इतने बड़े पैमाने पे गैर जिम्मेदाराना जारहियत की, उसने उसको एकतरफा तौर पे पूरी दुनिया में सिफारती सतह पे आइसोलेट कर दिया। इसलिए उन्होंने कई सिफारती मंदूब भी भेजे दुनिया में। लेकिन आप जानते हैं शशि थरूर साहब अमेरिका गए और कई लातीनी अमेरिका के ममालिक में गए, लेकिन उनको कोई खास सुनवाई नहीं हुई है। दूसरी बात ये है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है कि जनाब अगर आप के मुल्क में कोई ऐसा वाकया हुआ है तो आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराते? इसका तो कोई जवाब नहीं है, आप दूसरे मुल्क पे चढ़ दौड़ते हैं। अच्छा, तीसरी बात, जो पाकिस्तान की जानिब से सिफारती मिशन भेजा गया, ये खुशाइंद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके जरिए से पाकिस्तान को पर वक्त अंदाज में तमाम हकायक आलमी बरादरी के सामने रखने का मौका मिला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक इवेंट नहीं होना चाहिए, ये एक मुसलसल प्रोसेस होना चाहिए। पाकिस्तान के जो तमाम अहम सिफारती मिशन हैं, उनके पास रेगुलरली हर मंथ भारत की जो दहशतगर्दी जो है उसके सबूत मौजूद रहने चाहिए। हमें एक आलमी सतह पे एक वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स बनाने की जरूरत है। एक थिंक टैंक होना चाहिए आलमी सतह पे जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के वाकयात को मॉनिटर करे। तो जब आप ऑब्जेक्टिवली भी एनालाइज करेंगे तो यकीनी तौर पे भारत उसमें सफ़े अव्वल में नजर आएगा, और एवरी मंथ उसको अपडेट किया जाए और इसकी सारी रिपोर्ट्स पूरी दुनिया में हमारे सफारत खानों के जरिए दीगर ममालिक को शेयर की जाए, ताकि दुनिया जो है इन हकायक से रेगुलरली आगाह हो, सिर्फ रिएक्शन में हम ये मालूमात शेयर ना करें। राइट। अच्छा, ऑलरेडी पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए मिडिल टीम भी बनता है। ईरान को अभी उन्होंने उनके पॉजिटिव न्यूक्लियर या यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए सपोर्ट भी हम कर रहे हैं। और कल जो यूनाइटेड नेशन का इजलास हुआ, उसमें एक दफ़ा फिर गज़ा के मामले के ऊपर एक बार फिर पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई कि वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है और कितना टाइम मज़ीद यूनाइटेड नेशंस को लग सकता है इस सूरत हाल को समझने के लिए। बट व्हाट डू यू थिंक राइट नाउ, पाकिस्तान की अमन की कोशिशें, दूसरी जानिब जब हम भारत को मुसलसल देखते हैं, अभी भी जब वो बाहर जा रहे हैं या दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, वो यही बार बार पॉइंट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क नहीं है, वो एक रोग नेशन है। पाकिस्तान ऑन द कॉन्ट्ररी आगे निकल गया है। दे आर सेइंग ठीक है, व्हाट हैपेंड, वी डोंट वांट इंडिया टू डू व्हाटएवर दे डिड वंस अगेन, बट हम चाहते हैं कि खित्ते में अमन भी हो। देखिए जी, 3 बातें हैं जो पूरी दुनिया बहुत वाज़ेह अंदाज में समझती है। पहली बात, हकीकत ये है कि हमारे पास उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर गुलभूषण यादव मौजूद हैं, और ख़ुद भारत ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इस बात का एतराफ़ किया था कि जनाब हमें इसका एक्सेस दिए जाए, ये हमारे सरकारी अफसर हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत एतराफ़ कर चुका है कि ये उनके सरकारी इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। तो इसके बाद वो उनकी कोई बात में वजन नहीं रह जाता, और पाकिस्तान का सबूत मौजूद है कि जनाब
भारत बाज़ाब्ता तौर पे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पाकिस्तान में, खुसूसन बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्वस है। दूसरी बात, पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि 25 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी दुनिया के अमन सलामती का अलमबरदार भी है और सफ़े अव्वल का हर जिम्मेदार रियासत का इत्तेहादी भी है, और उसने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, तकरीबन 80,000 फौजी और सिविलियन लोगों की शहादतों की शक्ल में, जो कि हकीकत में भारत की इनडायरेक्ट प्रॉक्सीज के जरिए से पाकिस्तान में की गई है। चौथी बात यह है कि खुद 1 लाख से ज्यादा हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं शहीद हो चुके हैं मकबूजा कश्मीर में, और जहाँ पे 6 से 7 लाख जो है भारत की अफवाज मौजूद हैं। तो ये वो हकीकत है कि शशि थरूर साहब और इनका कोई भी सिफारती मिशन इस हकीकत से दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकता, उनकी नजरों में धूल नहीं झोंक सकता। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। आज पाकिस्तान को दुनिया में एक मजबूत, मुस्तहकम, मुत्तहिद और जिम्मेदार एटमी ताकत के तौर पे पूरी दुनिया देखती और है। इसमें आप और भारत को एक मुनकिर, कमजोर, परेशान और गैर जिम्मेदार रियासत के तौर पे समझा जाता है। और परेशान इसलिए भी भारत है क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान को एक और सिफारती कामयाबी हासिल हुई है, और जो मिस्री साहब हैं जो कि भारत के सेक्रेटरी खारजा हैं, वो अमेरिका का दौरा कर रहे थे। वहाँ पे अगेन उन्होंने बहुत रोया गाया, लेकिन उनके जो सेक्रेटरी खारजा और नायब वज़ीर खारजा हैं अमेरिका के, अमेरिका के नायब वज़ीर खारजा, उन्होंने सीधा सीधा एलामिया जो जारी किया पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने कोई नाम नहीं इंक्लूड किया, विच मीन्स कि अगेन ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी, और उन्होंने भारत को किसी भी किस्म की जारियत से भी गुरेज रहने का कह दिया है। सो अगेन आप अमेरिका चले जाएं, आप पनामा चले जाएं, आप ब्राज़ील चले जाएं, अरब ममालिक चले जाएं, अवैसी को वो लेके अरब ममालिक जा रहा है। आई वंडर के लिए बात से बात निकली पड़ी है। आई विश के अवैसी साहब से कोई सवाल करे इस वक्त कि आप जो इस वक्त पाकिस्तान को बदनाम करने के मिशन पे निकले हुए हैं, ज़रा ये तो बताइए कि भारत जो इसराइल का साथ दे रहा है अगेंस्ट गाज़ा, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं चाहूँगा कि कोई उनसे लाजमी सवाल पूछे। बहुत शुक्रिया। देखें, 2 बहुत अहम सवाल आपने रखे हैं, मैं मुख्तसरन दोनों का जवाब दे देता हूँ। पहली बात ये है कि देखिए, बाकी दुनिया में तो वो कोशिश कर रहे हैं अपनी जगहसाई को कम करने के लिए, अपने इमेज को रिपेयर करने के लिए, जो ज्यादा कामयाब नजर नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत ये है कि चीन के खिलाफ जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अमेरिका ने आलमी सतह पे मुरतब की थी, उसमें ये हकीकत है कि भारत सबसे इंपॉर्टेंट एलाई था, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। लेकिन जब उसने पाकिस्तान पे एकतरफा तौर पे गैर जिम्मेदाराना जारियत का मुजाहरा किया, तो अमेरिका ने भारत का इसमें साथ नहीं दिया। ये भारत की एक तरह से सिफारती और तस्वीराती भी बहुत बड़ी नाकामी थी, क्योंकि उसको तवक्को थी कि अमेरिका पाकिस्तान पे दबाव डालेगा और पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराएगा, लेकिन अमेरिका ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इससे भारत को ये समझना चाहिए कि जब वो गैर जिम्मेदाराना एक अटैक का मुर्तकिब होता है, अग्रेशन का, जाहियत का मुर्तकिब होता है, तो पूरी दुनिया खुसूसन आलमी ताकतें, इवन उसके जो करीब तरीन एलाई और इत्तेहादी हैं, वो भी उसको सपोर्ट नहीं करते। पहली बात तो ये, उसने अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को बहुत ज्यादा मिसकैलकुलेट और ओवर एस्टिमेट किया था। दूसरी बात जो आपने अवैसी साहब के बारे में की, उनके बारे में मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहूंगा, जो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान बनने के बाद जो मुसलमान जिन्होंने फैसला किया है कि वो भारत में रहेंगे, वो हर रोज जो है उनको ये भारतीय हिंदुओं पे साबित करना पड़ेगा कि वो उनके साथ मुखलिस हैं। अब तो ये एक मुझे अफसोस है उन लोगों के साथ जो कि अपने ईमान और अपने नजरियात को जो है बेच के भारत के साथ अपनी लॉयल्टी को साबित करने की रोजाना नाकाम कोशिश करते हैं। मेरी उनसे हमदर्दी है। राइटली पुट। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से के लिए। श्योरली राइट, वेरी राइटली पुट। मेरे ख्याल में जब आपको रोज अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़े तो आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी ईगो मेरे ख्याल में कितनी हर्ट होती होगी और कितना अंदर गिल्ट रहता होगा, ये तो वही लोग जानते हैं जिनको इस तरह की सपोर्ट देनी पड़ती है भारत को। आए एब्सोल्युटली। चलिए, बजट आ रहा है, अब उसकी कुछ बात कर लेते हैं जो कि 10 जून को पेश होगा। अब हम फोकस कर रहे हैं ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। तो अब जरा आज हम ताजिर और सनतकार जो हैं उनके हवाले से बात कर ले, द इंडस्ट्रीज एंड ऑल। अब वो कुछ परेशानी का शिकार नजर आ रहे हैं। नए बजट में IMF की जानिब से जो टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए सख्त इक़दाम करने का मुतालबा किया तो गया है,
लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि टैक्स नहीं देते हैं। बाय द वे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू वन थिंग एंड इफ यू कैन कंटिन्यू आई विल जस्ट सर्च इट, और मैं बताऊंगा कि सैलरी क्लास कितना देती है और बाकी लोग कितना देते हैं। मीनवाइल आज जो हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि ताजिर बिरादरी और जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं उनका ये मानना है कि आप टैक्स वसूलियों की तरफ तो जा रहे हैं, जो उनका ओवरऑल उनका अपना जो सारे फाइनेंसेस हैं उसके ऊपर कितनी मुतासर होगी, एंड ऑन द अदर हैंड लग्जरी आइटम्स के लिए क्या इकदाम गवर्नमेट उठाने जा रही है, ये सारी यू गॉट इट, ठीक है ना। तो वो उनकी रिजर्वेशन जरूर तो जो सैलरी क्लास है ना वो 450 बिलियन रुपए का टैक्स देती है, और जो सिर्फ रिटेलर्स हैं वो 26 बिलियन रुपए का टैक्स देते हैं। ऐसे में इंडस्ट्री कहाँ लाए करती है? बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं, बस बहुत सारे एविडेंस हैं। एसएम तनवीर साहब, साबिक वजीर इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बताइए कि बतौर नुमाइंदा सनत क्या तवक्कुआत हैं सनती सेक्टर को इस बार बजट से? कोई तवक्कुआत हैं भी या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब तो वक्त आ गया, ये जो आपकी वॉर हुई है इंडिया पाकिस्तान की, पहले तो एक डिफेंस बजट की बात हो रही है कि उसको बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। जो 2.1 ट्रिलियन का है उसमें 35% इंक्रीज की बात हो रही है कि 2.8 होना चाहिए, तो इसमें तो डिस्कशन ही नहीं, इसको बढ़ना चाहिए। अब जो आगे की आप बात कर रहे हैं, देखें हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो 400 बिलियन डॉलर का है। इंडिया इस वक्त 3 ट्रिलियन डॉलर पे बैठा हुआ है, चाइना इस वक्त 19 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है, और अमेरिका इस वक्त 30 ट्रिलियन डॉलर पे बैठा हुआ है। तो हम लोगों ने जो अभी जो गवर्नमेंट ने, जो मैंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को सुना, वो कह रहे थे कि 2047 में हम 3 ट्रिलियन का इसका टारगेट कर रहे हैं। प्लान्स तो हम बहुत अच्छे बनाते हैं, बट हमें अब बहुत फोकस्ड होकर काम करना पड़ेगा। या आप जंग तो जीत गए हैं, बट इकॉनमी की वॉर कैसे जीतेंगे? तो उसके लिए हमारे को मेहनत की जरूरत है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इंडस्ट्रियल फ्रेंडली बजट आएगा जिसमें हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा। अच्छा तनवीर साहब, हमारे पास आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी हमारी सेक्टर्स हैं, मेन इंडस्ट्रीज का सेक्टर है? हमने टेक्सटाइल पे गुज़िश्ता रोज़ ही बात की है। व्हाट अदर इंडस्ट्री यू थिंक कि वो गेम चेंजर साबित हो सकती है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान के लिए? एग्जैक्टली, देखें हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहिए, वो इंडस्ट्री जो मुल्क में डॉलर ला सके। अब जो आपने बात की टेक्सटाइल है उसको चलना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि टेक्सटाइल को बंद होना चाहिए, बट टेक्सटाइल के साथ आईटी इंडस्ट्री है, सर्जिकल इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राइस ने इस बार इसको 5.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट को क्रॉस कर दिया। राइस को प्रमोट करना चाहिए। माइंस एंड मिनरल्स है हमारे पास। स्किल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, हम स्किल डेवलप कर लें। तो हमारे मुल्क में जो बच्चे पाकिस्तान से बाहर जाके काम कर रहे हैं वो $225 पर मंथ ले रहे हैं, जिसके अगेन 37 बिलियन डॉलर आया मुल्क में। यही बच्चों को ट्रेन करके यहाँ पर ये $450 ले लें, यानी कि डबल कर दें, तो $74 ट्रिलियन आ जाएगा, $74 बिलियन आ जाएगा। एक फिलिपिनो जो आती है, मेड आती है, वो $600 लेती है। तो आप सोचे ना कि हम जो लोग भेज रहे हैं वो मजदूर माइनस लोग भेज रहे हैं। तो हमारा अरबों रुपए का बजट लग रहा है, खरबों रुपए का बजट लगता है। यहाँ पर एक टेफ्टा इदारा है, वहाँ पर 11 अरब रुपए का बजट है। मुझे पूछे कि कितने बच्चे बाहर जाते हैं, वो पढ़ा के भेज रहे हैं, एक बच्चा बाहर नहीं जा रहा। इस पे बहुत ज्यादा हमारे को जरूरत है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डेप्थ में चले जाएं, आप अपने सवाल को इसको आगे भी कंटिन्यू कीजिएगा। तनवीर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये स्किल कितना अचीवेबल है? मतलब ये बात करने में अच्छी लग रही है कि भाई आप स्किल्ड बच्चा बाहर भेजें जो ज़्यादा पैसे वापस आपको लेकर यहाँ पर लेकर आएगा या भेजेगा, बट उस स्किल को अचीव करने के लिए आर वी इक्विप्ड? हमें कितना टाइम लगेगा और मेंटली ये कितना प्रैक्टिकल है? देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक फिलिपिनो मेड पाकिस्तान में आती है या दुनिया में जाती है, वो $600 ले रही है। हमारे मुल्क से जो लोग जा रहे हैं वो $225 ले रहे हैं। तो उसमें कौन सी स्किल्स होंगी जो हमारे को समझ नहीं आ रही कि उसको डेवलप करना चाहिए। अंग्रेजी, दैट इज आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स। एग्जैक्टली, अच्छी अंग्रेजी, थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा देखें यहाँ से इतनी सऊदी अरेबिया में डिमांड है नर्सिस की। तो हमारे यहाँ से नर्सिस क्यों नहीं ट्रेंड होके जा रही है? एक नर्स बनाने में कितना टाइम लगेगा हमारे को?
बहुत अच्छी बात की आपने, ये बहुत अच्छी बात की। अच्छा, एक और चीज़ ये सर कि हम आईटी की तो बात करते हैं, रिसेंट पास्ट में हमने देखा SIFC के थ्रू माइंस एंड मिनरल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अमेरिकन इन्वेस्टर से लेके चाइनीज़ तक वो आ रहे हैं, देन लुकिंग इनटू दिस थिंग। ठीक है, आईटी दुनिया उससे बढ़ रही है, बट हम माइंस एंड मिनरल्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको इस आईटी के दौर में भी किसी तौर पे हम नेगेट नहीं कर सकते। इस सेक्टर को बेहतर से बेहतर अर्निंग के लिए कब तक आप